तो आज का जो एडिटोरियल है वो मैंने द हिंदू से लिया है और आज का जो एडिटोरियल है वो यूपी में अभी एक गैंगस्टर थे, एक माफिया डॉन था जिसका नाम था अतीक अहमद। उसका उसके बेटे का भी इनकाउंटर हुआ और उसका और उसके भाई का भी मर्डर हुआ है। वो काफी दिनों से जेल में था और उसका अभी मर्डर हुआ है। तो ये एडिटोरियल उस पर है। इसमें एक कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जिसकी वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का राज। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने उसका एक सिंपल नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है। पहले मैं उसको आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि द रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, ये कानून का राज, इसका मतलब क्या है। अब ये जो कंसेप्ट है वो पिछले 200-300 साल में पूरी दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट के रूप में उभरा है। और जो हमारा लोकतंत्र है उसका ये मेन बेस है, उसका ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिस पर हमारी लोकतांत्रिक सरकार टिकी हुई है। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब मैंने आपको क्लास में गवर्नेंस के बारे में कई बार बताया है। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन करना, शासन करना, सरकार चलाना। तो सरकार या गवर्नमेंट कई प्रकार की होती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक होता है आपका मोनार्की, यानी कि राजा का शासन। दूसरा होता है आपका डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का शासन, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। अब मोनार्की और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है। मोनार्की में राजा का रूल चलता है, यानी कि राजा अपनी इच्छा से रूल करता है। राजा जो चाहता है वही कानून बनता है, वही माना जाता है। राजा की इच्छा ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। राजा अपनी इच्छा से लोगों को सजा देता है। तो वो आपका मोनार्की है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए नियमों से नहीं चलता है या एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लॉ, यानी कि कानून। और कानून बनाने वाली बॉडी कौन होती है लोकतंत्र में। कानून पार्लियामेंट बनाता है। तो संसद के द्वारा, तो हमारी सरकार जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं चल रही है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के अनुसार नहीं चलती है या प्रधानमंत्री जो चाहे वो करे, ऐसा नहीं है। राजशाही में था, मोनार्की में था, राजा जो चाहे वो करता था। राजा राजा का जो भी बोलना था वही कानून माना जाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी चलती है कानून के आधार पर। और कानून बनाने वाला बॉडी कौन सा है। संसद, हमारी पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है और हमारी सरकार उसके हिसाब से चलती है। यानी कि किसी एक व्यक्ति के कहने से या उसके अनुसार नहीं चलती। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं द रूल ऑफ द लॉ। यानी कि हमारी सरकार या हमारा जो गवर्नेंस है वो कानून के आधार पर, द रूल ऑफ लॉ। और वही सुप्रीम है। देश में कानून सुप्रीम है, व्यक्ति नहीं है। कोई पर्सन सुप्रीम नहीं है, कोई पर्सन बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अब कानून पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट को हम चुनते हैं, है ना, हम वोट देते हैं, हम इलेक्शन देते हैं। यानी कि ये लोगों के द्वारा ही बनाया गया कानून माना जाए। यानी कि हमने बनाया है ये कानून। ठीक है, क्योंकि हम इसको हमने क्यों बनाया, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि इट इज मेड बाय अस, बिकॉज इट इज मेड बाय पीपल whom वी हैव इलेक्टेड। यानी कि ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है जिनको हमने वोट देकर चुना है। ठीक है। तो जो ये जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेसी का एक आधारभूत, जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि
इस देश में रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति पर सेम सेट ऑफ रूल्स लागू होगा। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, कानून सबके लिए समान है। तो रूल ऑफ लॉ का सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर हम बोलें क्या होगा कि कानून सबके लिए समान है। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए ट्रैफिक के नियम। अब ट्रैफिक के नियम में जहां पर रेड लाइट है, जहां पर चौराहे पर अगर रेड लाइट आ जाती है तो सबको रुकना है वहां। अब फर्क नहीं पड़ता है कि आप साइकिल से हैं, आप मोटरसाइकिल से हैं, आप कार से हैं, आप नेता हैं, आप 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 बहुत पुअर आदमी हैं, या आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेड लाइट अगर हो गया है ट्रैफिक पे तो आपको रुकना है। इसका मतलब क्या है कि ये नियम सबके लिए है। तो रूल ऑफ लॉ का बेसिक डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन क्या होता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम सेट ऑफ लॉस। यानी कि सभी व्यक्तियों पर सेम कानून लागू होगा। सब्जेक्ट टू मतलब लागू होना। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम सेट ऑफ लॉस। कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, कानून सबके लिए समान है और सभी लोग उसके प्रति अकाउंटेबल है। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। तो कानून के प्रति सभी लोग जिम्मेदार हैं। तो कानून कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। एवरीबडी इज अकाउंटेबल, एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू द सेम सेट ऑफ लॉज। तो रूल ऑफ लॉ किस आइडिया पर आधारित है? एक बहुत ही सिंपल आइडिया कि इस देश का कानून सभी के लिए समान रहे, सभी व्यक्तियों को वो समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होगा और सभी व्यक्ति उन कानूनों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, द लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली टू ऑल। जो मैं आपको बता रहा था कि जो कानून है वो लागू होगा, अप्लाई होगा सब पर बराबरी से, इक्वली एंड फेयरली। फेयरली मतलब न्यायपूर्ण तरीके से। तो जो भी लीगल तरीका है, कानून सब पर लागू होगा, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। यानी कि बिना उनके स्टेटस पर ध्यान, स्टेटस मतलब दर्जा, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, आप नेता हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एमएलए हैं, आपका स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है, कानून आप पर बराबर के अप्लाई होगा और फेयरली होगा। अब ये जो कंसेप्ट है वो इतना जरूरी क्यों बना, आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक क्रिमिनल होता है जिसने दिन दहाड़े क्राइम किया, सबने देखा है उसको क्राइम करते हुए, लेकिन फिर भी उस पर कोर्ट केस चलता है, फिर भी उसको अपने बचाव के लिए मौका दिया जाता है। वो अपना वकील कर सकता है, वो अपना केस लड़ सकता है, उसको तुरंत सजा नहीं दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल है, उसको उसको सबने देखा क्राइम करते हुए, उसके बाद पुलिस आई और उस पुलिस ने उसको मार दिया और फिर बोला कि हमने सजा दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस सबको सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप क्रिमिनल हो या नहीं हो। अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, कोई और सजा नहीं दे सकता। और कोर्ट भी जब सजा देगा तो एक टर्म है ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा। अब रूल ऑफ लॉ के साथ साथ ये भी शब्द आता है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मतलब उचित प्रक्रिया। कानून ने जो, भाई म्यूट करिए अपने आप को,
रेडमी ड्यूएल, जो भी हैं आप, अगर आप बार बार अनम्यूट करेंगे तो मैं निकाल दूंगा आपको, मेरे को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है? कोई भी हो आप। जब मैं बोलूं अनम्यूट करने को तभी करिएगा। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है जब आप कानूनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका सही से इस्तेमाल। जैसे कोई क्रिमिनल है, क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिलने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या है कि पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस कोर्ट केस करेगी, कोर्ट में उस पर मुकदमा चलेगा, और कोर्ट जो है फिर सजा सुनाएगा। अब कोर्ट चाहे तो फांसी की सजा दे दे, चाहे तो जेल कर दे, वो कोर्ट के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ तभी चलेगा जब हम ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। अब आप सोचिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, लेकिन हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो और आपने उसको मार दिया, आपने ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाया, कोर्ट केस नहीं हुआ, तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कानून के अंतर्गत ही उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून ही उसको सजा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब ये इसलिए एसेंशियल है, रूल ऑफ लॉ क्यों एसेंशियल है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार की जो पावर होती है, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है। हमारी गवर्नमेंट के पास पुलिस है, हमारी गवर्नमेंट के पास आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी बहुत आराम से मार सकती है, किसी को भी जेल भेज सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। तो गवर्नमेंट अपनी पावर का आर्बिट्ररी यूज ना कर पाए। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने तौर पर, जैसे राजा करता था। राजा, जब जब हमारे यहाँ राजशाही थी, तो राजा को आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे। राजा को आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो राजा आपका घर जला देगा। राजा आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को मार देगा। पूरे परिवार छोड़िए, कभी कभी तो पूरा जिस गांव में आप रहते हो पूरा गांव जला देगा। तो अब एक आदमी की सजा वो पूरे गांव वालों को दे रहा है, तो ये क्या है? दिस इज द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। तो आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने तौर पे, मन मर्जी से। तो रूल ऑफ लॉ, ये जो कंसेप्ट आया, ये इसलिए आया ताकि सरकार जो पावर का मिसयूज ना कर सके, ठीक है, प्रिवेंट। अब जैसे कि आप मोदी साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उनके पास सब कुछ है, इज वेरी पावरफुल पर्सन, है ना? आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ उनके अंडर में है, होम मिनिस्ट्री पूरी उनके अंडर में है, सीबीआई उनके अंडर में है, तो वो उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया। इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, और दूसरा टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास कोर्ट है, कोर्ट मुझे बचाएगा, ठीक है, तो मेरे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट है, क्योंकि लॉ है ना? तो मैं उस लॉ का, उस कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, फिर से देखिए। रूल ऑफ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट है। आज का जो लोकतंत्र है हमारा, ये इस पर टिका हुआ है। और इसका आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या है रूल ऑफ लॉ का? कि कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है, सभी लोगों को समान कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, लॉ जो है वो सब पर बराबर से लागू होगा, चाहे आप कोई भी हो, आपका स्टेटस कोई भी हो, ठीक है। ये कंसेप्ट जरूरी क्यों है?
ताकि हम गवर्नमेंट जो मिसयूज करती है पावर को वो ना कर सके। ठीक है, और दूसरा हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर कानून का शासन होगा, न्याय का शासन होगा, तो हमारी सोसाइटी कैसी बन जाएगी? जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, तो जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है न्यायपूर्ण सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है ना, जस्ट सोसाइटी बोलते हैं उसको। यहाँ पर जो जस्ट शब्द है वो जस्टिस से आता है, न्याय से आता है। तो एक न्यायपूर्ण सोसाइटी। इक्विटेबल का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर समानता है, जहां पर सभी को समान अवसर है। तो इक्विटेबल सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहां पर भेदभाव नहीं है ना, इक्विटेबल सोसाइटी है। तो आप लोग जो है ना, सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, और साथ में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन भी करते रहें साथ साथ। तो उससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, चीजें समझ में भी आएंगी। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो अब ये जो कंसेप्ट है इसको माना जाता है, वाइडली वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब बड़े पैमाने पर इसको मान लिया गया है। हमने मान लिया है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है। किसके लिए? टू हैव अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट जो है वो आज इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूपी में कुछ हुआ है। अब यूपी में एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर का मतलब होता है जो आ, आ, जो अपना गिरोह बनाता है ना, तो उसको हम गैंगस्टर बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है, अब ये सारे शब्द भी ध्यान से रखिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि पूरा उसका एक अपना एक क्रिमिनल एम्पायर सेटअप करता है। और वो सिर्फ वो ऐसा नहीं, क्राइम का मतलब है चोरी करना, मारना, पीटना, वो तो सिंपल क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है जैसे कि एक्सटॉर्शन करना। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी से पैसा वसूली करना, जैसे कि बिजनेसमैन है ना। तो एक्स सॉरी एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करना मतलब जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस से जो जितने बड़े बदमाश होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और धमकी देते हैं, और अगर वो पैसा नहीं दे तो फिर वो उनको तंग करते हैं। एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, ठीक है, किडनैप करके पैसा वसूल करना, या ड्रग डीलिंग करना, या हथियारों को बेचना, है ना, या जो आजकल बहुत बेटिंग का चल रहा है ना, कि सट्टा लगाना, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसे बिजनेस चलता है ना, उस तरीके से ये चलाते हैं, है ना। इनके लीडर्स होते हैं, इनके पूरे मैनेजर्स होते हैं, तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये क्राइम करते हैं। और इनके पास सैकड़ों लोग होते हैं काम करने के लिए, जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी क्रिमिनल ही हैं लेकिन इनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलता है। तो अतीक अहमद जो है वो यूपी के बहुत बड़े गैंगस्टर रहे। उनको 100 से ज्यादा केसेस उनके ऊपर हैं, मर्डर के, रेप के, बहुत सारे एक्सटॉर्शन के, बहुत बड़े बड़े क्राइम के आ, आ, उनके ऊपर आरोप हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे थे। लेकिन अभी उनको पुलिस, जब वो पुलिस कस्टडी में थे तो 3 लोगों ने उनको गोली मार दी, उनके और उनके भाई को। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये अच्छा हुआ, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था, वो एक बदमाश था, उसने भी बहुत सैकड़ों लोगों को मारा है, तो ये सही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बोलना है कि नहीं, वो गैंगस्टर था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा उसको कानून के द्वारा मिलनी चाहिए थी, रूल ऑफ लॉ के तहत मिलनी चाहिए थी, ड्यू प्रोसेस से मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप खुद से सजा देने लगेंगे तो समाज में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, और रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो सभी लोगों को परेशानी है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो इस पर आधारित है। मैं अब एक एक करके आपको
मैंने नीचे वर्ड्स भी दिए हैं आपको बहुत सारे, इन सब का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ में, और आपको लिखते हुए भी जाना है, लिखते भी रहना। और अगर बीच में आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन मैसेज में, आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब ये जो घटना है, जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, उसको एडिटोरियल क्या बोल रहा है? मर्डर ऑफ लॉ, यानी कि ये कानून की हत्या हुई है, एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, ये कानून, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी एक साथ यूज होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानूनी व्यवस्था। तो ये सिर्फ व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये बल्कि कानून व्यवस्था का की हत्या है। और एडिटोरियल का सजेशन क्या है? देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द अतीक अहमद केस। अब एडिटोरियल बोल रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है उसका, उसकी जांच होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया। इतने सारे पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के सामने ये मर्डर हुआ है, तो ये कैसे हुआ, इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अब ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा जैसे जज कर रहे है ना, कोई जज करे या कोई रिटायर्ड जज करे, तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि अब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट से बाहर होनी चाहिए, तभी हमें सच पता चलेगा। इन लाइफ एंड इन डेथ, फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद टाइपिफाइड द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। अब अतीक अहमद के बारे में एक चीज और मैं बता दूं कि वो कई बार इलेक्शन भी जीता था, तो वो कई बार 5-6 बार शायद वो एमएलए और एमपी भी रहा है। तो अब एमएलए मतलब विधायक या आमदार, एमपी का मतलब होता है आपका संसद, तो वो कई बार एमएलए और एमपी भी रहा है, यानी कि वो इलेक्शन भी जीता है, तो इसलिए उसको हम लॉ मेकर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो हमारी संसद की है। तो जो लोग भी संसद का चुनाव जीतते हैं उनको हम लॉ मेकर भी बोलते हैं। तो इसलिए हम उनको, इसको अतीक अहमद को भी एडिटोरियल क्या बोल रहा है? लॉ मेकर, यानी कि कानून बनाने वाला। कैसा लॉ मेकर? फॉर्मर, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, अभी वो एमपी या एमएलए नहीं है, पहले था, तो ही इज अ फॉर्मर लॉ मेकर। तो अब अतीक अहमद जो कि एक भूतपूर्व लॉ मेकर है, उसका जो लाइफ और उसकी जो मृत्यु है वो एग्जाम्पल है। टाइपिफाइड का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। तो टाइपिफाई का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो उसका जो जीवन है, उसकी जो जीवन था, जो उसका उसका लाइफ था और जो उसकी मौत है, वो एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? कि यूपी में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स कर चुका है। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन वो गिर गया है। कोलैप्स मतलब गिर जाना, यानी कि अब रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। तो अतीक अहमद की जिंदगी और उसकी मौत एग्जाम्पल है कि यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का शासन नहीं है। अब उसकी डेथ में तो समझ में आता है कि भाई पुलिस के सामने उसको मार दिया गया, इसलिए रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुई। लेकिन उसकी लाइफ, यहाँ पर लाइफ एंड इन डेथ का मतलब क्या है? जब वो जिंदा था तब भी रूल ऑफ लॉ कोलैप्स कर रहा था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा क्रिमिनल था वो अतीक अहमद, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको सजा नहीं मिल रही थी। वो क्राइम ओपनली करता था, फिर भी उसको सजा नहीं मिल रही थी। तो यानी कि जब वो जिंदा था तब भी वो एक उदाहरण था कि यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का शासन नहीं है। जब वो जिंदा था तब भी, और जब वो मर गया तब भी वो एक उदाहरण है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर है,
उत्तर प्रदेश में। अब उसका जो अभी परसों मर्डर हुआ था वो लाइव रिकॉर्ड हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आप ट्विटर वगैरह पे हैं तो, या टीवी पे देखा होगा, तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है। तो उसके विजुअल्स हैं, विजुअल्स मतलब दृश्य, विजुअल्स मतलब जो चीज आप देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पर या सिनेमा में, वो विजुअल कहलाता है। तो हमने देखा है, हमने वो दृश्य देखे हैं, है ना। तो अगर हम बोलते कि ये विजुअल्स हैं, मतलब कोई चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप आपने देखा है उसको। तो द विजुअल्स ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर खालिद अजीम बीइंग शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, तो हमने वो दृश्य देखे हैं इस सैटरडे को। कौन से दृश्य? जिसमें वो और उसका भाई दोनों को गोली मार दी जाती है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिना इमोशन के। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जब आप कोई क्राइम करते हैं, और क्राइम जो है वो आप पूरा एक प्लानिंग से करते हैं, है ना, अ वेरी वेल प्लान्ड क्राइम, है ना। आप बहुत, और आपको कोई पछतावा नहीं है उसको करने में, है ना, आपको कोई रिमोर्स नहीं है, और आप में कोई इमोशन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टू डू समथिंग इन कोल्ड ब्लड। तो टू डू अ क्राइम इन कोल्ड ब्लड, जो फ्रेज है इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब ये होता है कि आपने वो जो अपराध किया है, अपराध करते समय आपके आपको कोई पछतावा नहीं, है ना। आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग से कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपराध करने में। तो जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जो बहुत जो कई कई सालों से अपराध करते हैं, तो आप देखोगे कि वो ज्यादातर क्राइम इन कोल्ड ब्लड करते हैं। मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी आदमी की जान लेना, किसी को मार देना, उनको, उनके लिए बहुत छोटी बात होती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। तो उसको भी जो मारा गया है वो इन कोल्ड ब्लड मारा गया है ऑन सैटरडे। और ये जो चीज है, ये जो विजुअल्स है, वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय लॉलेसनेस फैल गया है। प्रिवेल करना मतलब फैलना, प्रचलन में होना। लॉलेसनेस का मतलब है कानून का शासन नहीं होना, लॉलेस होना। ठीक है, तो कानून, लॉ और लेस, लॉलेस मतलब बिना कानून। तो अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस सिचुएशन। तो यूपी में इस समय कैसी सिचुएशन है? बहुत ही निराशावादी। एब्जेक्ट का मतलब है होपलेस, बहुत ही निराशावादी सिचुएशन होना। और कैसी सिचुएशन? लॉलेसनेस है वहां पर, यानी कि वहां पर कानून का शासन ही नहीं। 20-25 पुलिस वालों के सामने कोई दो तीन लोग आते हैं और सामने गोली मारता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून का शासन नहीं। तो ये जो दृश्य हमने देखे वो हमें दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देयर इज एन एब्जेक्ट लॉलेसनेस, यानी कि बहुत ही सीरियस स्थिति है वहां की, बहुत ही निराशावादी स्थिति है। और वो स्थिति क्या है कि वहां पे कानून का शासन नहीं। अर्ली इन मार्च, अहमद had approached the Supreme Court of India expressing fear that he might be killed in a fake encounter by the यूपी पुलिस। तो इस मार्च की शुरुआत में अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। एक मिनट जरा होल्ड करिए, एक मिनट। सॉरी। तो इस मार्च की शुरुआत में अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। अप्रोच करने का मतलब किसी को अप्रोच करना मतलब किसी के पास जाना
और अपनी बात कहना, तो अप्रोच करना उसको बोलता है। तो इस मार्च की शुरुआत में अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसने केस किया था या सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वहां पर उसने अपना भय, जो उसको डर था, उसको एक्सप्रेस किया। और उसका डर क्या था कि उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसने बताया, एक्सप्रेसिंग फियर दैट ही माइट बी किल्ड इन अ फेक इनकाउंटर बाय द यूपी पुलिस। तो अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उसको बोला कि अपना डर एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करना मतलब बताना, अपना भय बताना, बताया कि उसको ये लग रहा है, उसको ये डर है कि पुलिस, यूपी पुलिस उसको नकली इनकाउंटर में मार देगी। ठीक है, फेक इनकाउंटर, फेक का मतलब है नकली। अब ये जो वर्ड है इनकाउंटर, ये कई बार आएगा। ठीक है, इनकाउंटर का मतलब होता है पुलिस के साथ मुठभेड़ होना। मुठभेड़ का मतलब है आमना सामना होना। तो पुलिस क्या करती है, कई बार बदमाशों को या क्रिमिनल्स को मार देती है और बोलती है कि इनकाउंटर कर दिया हमने। तो इनकाउंटर कर दिया मतलब पुलिस का ये हमेशा ये कहना होता है कि बदमाश ने पहले गोली चलाई और फिर मैंने मारा, है ना। पुलिस कभी ये नहीं बोलती है कि हमने पहले मारा। पुलिस हमेशा ये बोलती है कि ये इनकाउंटर हुआ, बदमाश जा रहे थे, हमने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने हम पर गोली चलाई और फिर हमने उन पर गोली चलाई और उनको मार दिया। तो ये इनकाउंटर कहलाता है। तो अब अधिकतर इनकाउंटर इंडिया में फेक होते हैं, है ना, पुलिस वाले जानबूझ के मारते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। तो अहमद को भी यही डर था कि उसको मार दिया जाएगा, लेकिन उसका ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन हिज प्ली। अब ये जो वर्ड है प्ली, प्ली का मतलब होता है जब आप कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ये जो एक लीगल शब्द है टू प्लीड। टू प्लीड का मतलब होता है जब आप किसी कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये न्याय दो, या हमारी बात सुनो, या हमको ये अधिकार चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं प्लीड करना, यानी कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखना। ठीक है, तो प्ली, प्ली का मतलब होता है याचिका। अगर आप उसको लीगल लैंग्वेज में देखें तो उसको हम बोलते हैं याचिका दायर करना, यानी कि आप कोर्ट में कोई केस करते हैं। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। उसका जो बेटा था असद अहमद, वो भी मार दिया गया था 2 दिन पहले। तो his son Asad Ahmad was killed in an alleged encounter with the UP police team on Thursday in झांसी। तो उसके बेटे को भी 2 दिन पहले मार दिया गया था। किसमें मारा गया था? इन एन एलेज्ड इनकाउंटर। अब ये शब्द पे ध्यान दीजिए। इनकाउंटर तो मैंने आपको बताया कि पुलिस के साथ जो मुठभेड़ होती है। अब ये जो वर्ड है एलेज्ड, ये कैसे यूज होता है? एलेज का मतलब होता है आरोप, एलिगेशन। ये जो शब्द है एलेज, वो बनता है एलिगेशन से। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि अरे उसने चोरी की है, ठीक है, उसने ये किया है, ये गलत काम किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर आरोप लगा रहा हूँ। अब वो आरोप सही है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एलिगेशन लगाना। एलेज्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो लोग बोल रहे हैं लेकिन वो सच है या नहीं मुझे नहीं पता। तो एलेज्ड इनकाउंटर। अब पुलिस बोल रही है कि असद को हमने इनकाउंटर में मारा है, ठीक है, असद भाग रहा था, उसने गोली चलाई, हमने मार दिया, लेकिन ये एलेज्ड है। एलेज्ड है मतलब कि ये पक्का नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में तथाकथित तौर पर। तथाकथित तौर पर या एलेज्ड मतलब जैसा कहा जा रहा है। तो एलेज्ड वर्ड एडिटोरियल ने इसलिए यूज किया है ताकि वो आपको ये बताना चाहता है कि भाई हमें नहीं पक्का मालूम,
कि ये सच है या नहीं। पुलिस बोल रही है कि इनकाउंटर है, तो हम इनकाउंटर लिख रहे हैं, है ना। बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि असली इनकाउंटर था या नकली था हमें नहीं पता। तो असद was killed in an alleged encounter with a UP police team on Thursday in झांसी। अब ये दोनों जो बाप बेटे हैं, असद और अतीक, ये दोनों, ऐसा माना जाता है कि फरवरी में एक उनका एक पॉलिटिकल राइवल था, यानी कि उनका एक राजनीतिक दुश्मन था जिसका नाम था उमेश पाल। उसको इन लोगों ने मारा था, अतीक अहमद ने मरवाया था और उसका जो बेटा है उसने मारा था। तो फादर एंड सन वर बोथ accused in the sensational daylight murder of a political rival in February। तो बाप और बेटे दोनों पर ये आरोप लगा था। अब एक्यूज और एलिगेशन दोनों एक ही चीज है। एक्यूजेशन, ये जो वर्ड है एक्यूजेशन, इसका भी मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप, एक्यूज करना, किसी को एक्यूज करना मतलब किसी पर आरोप लगाना। तो एक्यूजेशन का मतलब है कि हम उस पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी कानून कानून के द्वारा ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो है या नहीं, उसने उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है, हमें आइडिया नहीं। तो दोनों ही बाप बेटों पर ये आरोप था कि, एक मिनट, दोनों ही बाप बेटों पे ये आरोप था, ठीक है। किस चीज का आरोप था? एक बहुत ही सनसनीखेज डे लाइट मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल इन फरवरी। अब इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक मर्डर हुआ था, किसका मर्डर हुआ था? उनके राजनीतिक विरोधी का। तो पॉलिटिकल राइवल का मतलब होता है कि आपका कोई राजनीतिक विरोधी है ना। तो उमेश पाल नाम का एक व्यक्ति था जिसका झगड़ा अतीक अहमद के साथ, उसका मर्डर हुआ था। और वो मर्डर कैसा हुआ था? डे लाइट मर्डर था। डे लाइट मर्डर का मतलब होता है दिन दहाड़े, सबके सामने, है ना। तो कोई चीज, कोई क्राइम दिन दहाड़े हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, बिना, जो क्रिमिनल्स हैं वो सबके सामने कोई क्राइम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डे लाइट मर्डर, ठीक है। दिन दहाड़े मर्डर हुआ था सबके सामने। और ये मर्डर कैसा था? सेंसेशनल था। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज, यानी कि जिसमें सब लोगों को इंटरेस्ट हो। तो इट वाज अ सेंसेशनल डे लाइट मर्डर, और उसमें उमेश पाल को भी मारा था और दो पुलिस वाले भी मारे गए थे। तो दो पुलिस वाले जो उसके गार्ड थे, क्योंकि उसको जान का खतरा था, तो गवर्नमेंट ने उसको दो पुलिस गार्ड दिए हुए थे, तो वो लोग भी मारे गए थे। तो तीन लोग मारे गए थे। तो इट वाज अ सेंसेशनल क्राइम। अहमद द फॉर्मर लीडर ऑफ द समाजवादी पार्टी एंड अपना दल। अब ये जो अतीक अहमद है, ये पहले लीडर था किसका? समाजवादी पार्टी का और अपना दल का, ठीक है। ही वॉज द फॉर्मर लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी एंड अपना दल, ओपनड हिज हिस्ट्री शीट एट द एज ऑफ 17। अब वो अतीक अहमद के बचपन के बारे में बता रहे हैं कि अतीक अहमद जो कि नेता था समाजवादी पार्टी का और अपना दल का, उसने अपने क्राइम की शुरुआत 17 साल की उम्र में किया था। ओपनड हिज हिस्ट्री शीट। अब ये जो वर्ड है हिस्ट्री शीट या हिस्ट्री शीटर, आप ये वर्ड बहुत सुनेंगे जब आप क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री शीटर, तो हिस्ट्री शीटर वो व्यक्ति होता है, वो अपराधी होता है जिसके अपराध की बहुत लंबी लिस्ट होती है। यानी कि कोई ऐसा क्रिमिनल जिसने 20, 25, 30, 50, 100 क्राइम किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री शीटर, यानी कि उसका इतिहास है ना। तो हिस्ट्री शीट का मतलब होता है बेसिकली आपके क्राइम का रिकॉर्ड। तो आपने कितने क्राइम किए, आप पर कितने केस चल रहे हैं। तो अब उसका ये जो क्राइम का खाता है वो तब ओपन हुआ था जब वो 17 साल का था। और आज जब उसका मर्डर हुआ है, एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर एट द एज ऑफ 60, उसके ऊपर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, and had more than 100 criminal cases at the time of his murder at the age of 60। Far from facing, अब देखिए इतना बड़ा क्रिमिनल था,
इतने सालों से क्राइम कर रहा है, लेकिन उसको कभी भी कानून के द्वारा सजा नहीं मिली। ठीक है, याद करिए पहला सेंटेंस क्या था। पहला सेंटेंस में वो बोला था कि उसका जीवन और उसकी मौत दोनों ही इस बात का उदाहरण है कि यूपी में कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं। उसका जीवन भी इस बात का उदाहरण है और उसकी मृत्यु भी इस बात का उदाहरण है कि यूपी में कानून का कोई शासन नहीं। क्यों ऐसा क्यों बोला उसने? इसलिए बोला क्योंकि वो इतने सारे क्रिमिनल केसेस कर चुका है, इसके इतने सारे उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, 100 से ज्यादा उसके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा डॉन और नेता बना रहा इतने सालों तक। फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, he reigned supreme as a don cum politician through various regimes in UP since the 1990। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बाद भी, इतने सारे अपराध करने के बाद भी उसको कभी भी कानून की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, तो फोर्स ऑफ लॉ को फेस नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो फ्रेज है, टू फेस द फोर्स ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्याय, कानून का सामना करना, कानून की ताकत का सामना करना। इसका मतलब क्या है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिल रही है। अगर आपने अपराध किया और आपको सजा मिल रही है, इसका मतलब है कि कानून की ताकत है। ठीक है, और कानून की ताकत के सामने आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सजा मिल रही है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े अपराधी हैं, आप लगातार 30-40 साल से अपराध कर रहे हैं, लेकिन आपको सजा ही नहीं मिल रही है, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ लॉ, कानून की ताकत आप पर लागू नहीं हो रही, यानी कि आप उससे बच रहे हैं। ठीक है, आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, ही रिमेन्ड ही रेन्ड सुप्रीम। रेन का मतलब होता है शासन करना, टू रेन, है ना। रेन राजा का शासन होता था, उसको हम बोलते थे रेन। तो ही रेन्ड सुप्रीम, ही रेन्ड सुप्रीम का मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा डॉन और पॉलिटिशियन बना रहा। कुछ भी नहीं हुआ उसको, कुछ भी उसको सजा नहीं मिल रही थी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, उसको कुछ भी सजा नहीं मिल रही थी और इनफैक्ट वो ही रेन सुप्रीम, यानी कि वो यूपी में टॉप बना रहा। किस तौर पे? एज अ डॉन कम पॉलिटिशियन। अब ये डॉन शब्द का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब होता है जो सबसे बड़ा बदमाश होता है ना, डॉन। तो और कम मतलब, कम पॉलिटिशियन मतलब डॉन और पॉलिटिशियन दोनों था वो। तो वो अपराधी भी था और नेता भी था। और थ्रू वेरियस रिजीम्स इन यूपी। अब पिछले, अगर आप 1980s से वो क्राइम शुरू किया था और अभी तक चल रहा था, तो पिछले 40 साल में बहुत सारी सरकारें आई। बीजेपी की भी सरकार थी, सपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, बीएसपी की भी थी। सारी रिजीम्स में, रिजीम्स का मतलब है गवर्नमेंट का शासन, रूल। तो सारी रिजीम्स में वो सुप्रीम बना रहा सिंस द 1990s। तो बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन वो टॉप का बदमाश और पॉलिटिशियन बना रहा। According to the UP police, 183 alleged criminals have been gunned down in encounters in the last 6 years। तो अब यूपी पुलिस के अनुसार पिछले 6 सालों में उसने 183 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मार दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस 183 criminals have been gunned down। तो टू गन डाउन का मतलब है गोली मार देना। ठीक है, टू गन डाउन, टू 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 गन डाउन समवन मतलब किसी की हत्या कर देना गोली मारकर। तो 183 criminals have been gunned down in encounters in the last 6 years। ठीक है, अब
यहां पर भी एलएचडी वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर कानून सजा देता है, कोई अपराधी अपराध करके पकड़ा गया, कोर्ट केस चलता है और फिर उसको सजा मिलती है, तो हमें ये उम्मीद रहती है कि उसको सही में सजा मिली है, यानी कि उसने अपराध किया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पुलिस अरेस्ट करती है या पुलिस सीधे गोली मार देती है, तो अभी हम पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि वो सही में क्रिमिनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोर्ट केस नहीं चला है, कोर्ट ने उसको क्रिमिनल साबित नहीं किया। तो इसीलिए ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है 183 एलिज्ड क्रिमिनल, यानी कि ऐसे ऐसे लोग जिन पर क्राइम का आरोप था। जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल थे या नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें पक्का नहीं पता है। तो एडिटोरियल ये बोल रहा है कि हमें पक्का नहीं पता कि ये लोग क्रिमिनल थे या नहीं थे, इसीलिए उसने एलिज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया। तो अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस 183 alleged criminals have been gunned down. More than 10,900 police encounters have taken place since March 2017. अब यूपी पुलिस अपनी तारीफ कर रही है कि हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार दिया है ना, हमने एनकाउंटर किया। पिछले 6 सालों में लगभग 11,000 पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं, यानी कि बदमाश और क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच में गोलाबारी हुई है। तो एनकाउंटर का मतलब गोलाबारी हुई, गन एक्सचेंज होना, गन फाइट होना। तो लगभग 11,000 पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें पुलिस ने कुछ इतने क्रिमिनल्स को मारा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि दिस इज गुड, लेकिन इशू वही है जो मैंने शुरुआत में बोला था कि क्या ये न्याय देने का ड्यू प्रोसेस है, क्या हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये न्यायोचित है। ठीक है, पुलिस जिसको चाहे गोली मार रही है ये बोलकर कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, क्या पुलिस को ये अधिकार हमें देना चाहिए या गवर्नमेंट को हमें अधिकार देना चाहिए कि लोगों को मारना शुरू करे? ठीक है, तो अभी तो खुश है कि आप कि ठीक है कोई अपराधी मारा गया, कल को ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने विरोधियों को मारना शुरू कर दे ये कहते हुए कि ये क्रिमिनल है, तो उनको फिर कौन रोकेगा? गवर्नमेंट कहीं मिसयूज ना करने लगे। तो अब इसलिए ड्यू प्रोसेस जो है, यानी कि उचित कानूनी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर रूल ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए कि ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है? न्याय की जो प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। आपको याद होगा 2008 में बॉम्बे अटैक हुआ था, पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट आए थे और बॉम्बे पे अटैक किया था, जिसमें एक टेररिस्ट अजमल कसाब था जिसको पुलिस ने पकड़ा था। उसको टीवी पे सबने देखा था गोली चलाते हुए, सब सब उसके पास सारे प्रूफ थे, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी केस चलाया, उसको पूरा मौका दिया, 3-4 साल वो केस चला। ठीक है, उसके बाद उसको फांसी की सजा हुई और उसके बाद उसको फांसी दी गई। ठीक है, तो ये ड्यू प्रोसेस है। हम सबको पता था कि अजमल कसाब टेररिस्ट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको दूसरे दिन गोली मार देती या दूसरे दिन उसको फांसी दे देती तो हम बोलते कि ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, उचित प्रक्रिया, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे सबने देखा हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रूल ऑफ लॉ बना रहेगा, कानून का शासन बना रहेगा। नहीं तो सरकार अपनी मनमर्जी करने लगेगी। और अगर आपने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है, वंस दैट इज अलाउड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। अब ये जो फ्रेज है टू बी शॉर्ट सर्किटेड, अब आपको पता है कि सर्किट माने क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, सर्किट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है। जैसे कि आपने बटन दबाया और पंखा चलने लगा, आपने बटन ऑफ किया, पंखा बंद हो गया। तो
ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और वो सर्किट अच्छे से लगा हुआ है तभी वो चल रहा है। लेकिन शॉर्ट सर्किट होना मतलब कोई चीज का खराब होना। तो कभी कभी आपका देखोगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप बटन ऑन करोगे तो धुआं निकलने लगता है या आग लग जाती है, ठीक है। तो आपने कुछ बटन ऑन किया और अ, आग लग गई या धुआं निकलने लगा या फ्यूज उड़ गया, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो शॉर्ट सर्किट हो जाना का मतलब होता है कि जो भी प्रक्रिया है वो खराब हो गई है या अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। तो अगर आप ड्यू प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, इसको अगर आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो, यानी कि अगर उसको अच्छे से नहीं आप लागू करते हो, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, डिसऑर्डर। फिर कानून, अब आप सोचिए, ट्रैफिक लाइट के नियमों का अगर हम पालन ना करें तो क्या होगा? मान लीजिए ये चौराहा है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। आप कार से आ रहे हैं और अभी रेड लाइट नहीं है, ठीक है, और ग्रीन लाइट है और आप चलते जा रहे हैं। ग्रीन लाइट है, आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इधर रेड लाइट है और रेड लाइट पे लोग उसका पालन करेंगे। अगर आप इमेजिन करो कि अगर ये हो कि कोई भी लाइट का पालन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? कोई भी कार इधर से निकाल रहा है, गाड़ी इधर से निकाल रहा है, इधर से निकाल रहा है, एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ, मतलब केओस शुरू हो जाएगा। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था या डिसऑर्डर। तो ड्यू प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब यूपी पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव स्ट्रेच्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स लेजिटिमेट पावर। अब ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा टफ है ये। हमारी जो पुलिस है या जो हमारा प्रशासन होता है, उसको गवर्नमेंट बहुत सारा पावर देती है। जैसे पुलिस को ये पावर है कि वो किसी को शक के आधार पर अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस को किसी पर शक है कोई क्राइम पर, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। पुलिस पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में रख सकता है। पुलिस किसी के घर में जाकर जांच कर सकता है ना। तो ये पावर पुलिस के पास। लेकिन कई बार पुलिस जो है वो इन सारी पावरों का दुरुपयोग करती है, उसकी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड चली जाती है ना। तो लिमिट का मतलब है कि आपको इतनी पावर दी गई है, दिस इज योर लिमिट, आप इसके अंदर रह के ही अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी आप इस लिमिट के बाहर जाकर भी अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पुलिस जो है बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के किसी को भी उठा लेती है और बोलती है परिवार वालों को कि हमने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जबकि वो पुलिस कस्टडी में रहता है। पुलिस मारती पीटती भी है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं टू स्ट्रेच द लिमिट ऑफ पावर, यानी कि आपको जो पावर दी गई है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी लिमिट के बाहर जा रहे हैं, है ना। तो द लिमिट ऑफ इट्स लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब आपको जो कानूनी शक्ति दी गई है, जो एक्चुअल में पावर है आपके पास, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसका उसका जो ताकत है या जो पावर उसको दी गई है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। कैसे मिसयूज कर रहे हैं? बाय बाय द डूबियस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेसेस। जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो भेदभाव पूर्ण तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेस। अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई वीआईपी आता है अपनी कार लेकर, कोई नेता निकलता है, तो फिर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट सब खत्म हो जाती है, उसको ही निकलने दिया जाता है, बाकी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, हम भी कार से आ रहे हैं, हम भी साइकिल से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, ये जो ट्रैफिक के नियम है वो सबके लिए होने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नियम होते हैं उनका जो एप्लीकेशन है, यानी कि उनका जो लागू करना है,
वो भेदभावपूर्ण तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए एक धर्म के लोग हैं जिनको अपना धार्मिक जुलूस निकालने की आजादी दे दी कि हाँ भाई आप अपना जुलूस निकालो, आप अपना मोर्चा निकालो, या आप जो कुछ सड़क पे आना चाहते हो आ जाओ। दूसरे धर्म वालों को बोला कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है, इससे दंगा हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप कानून का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या कानून को जो आप लागू कर रहे हैं, उसको लागू करने के लिए आप भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। डूबियस का मतलब होता है जो कि असली नहीं है, नकली, है ना। डूबियस का मतलब होता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। अच्छी तरीके कोई चीज जो लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। तो यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन पे ये आरोप लग रहा है कि वो अपने पावर का मिसयूज करता है और कानून को अप्लाई करने में वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब एक और एग्जाम्पल है इसका इनकाउंटर के अलावा कि यूपी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको सरकार क्रिमिनल मानती है, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देती है, उनके घर पर बुलडोजर चला देती है, उनका घर तोड़ रही है। ठीक है, तो द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हैज बिकम रूटीन। अब यूपी में एक चीज और जो कि अभी रूटीन बन गई है, इट हैज बिकम रूटीन। टू बिकम रूटीन का मतलब है कोई चीज जो अब बार बार हो रही है। ठीक है, पहले कभी कभार होती थी, अब वो रूटीन बन गई है, यानी कि अब वो हर दिन हो रहा है या बार बार हो रहा है। तो दूसरी एक चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि घर तोड़ देना। डिमोलिश, ये जो वर्ड है डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को नष्ट कर देना, तोड़ देना। तो अब लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तोड़ा जा रहा है। कौन से लोग, जिन पर क्राइम का सस्पेक्ट, दे आर सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम। सस्पेक्ट मतलब वही जिन पर आशंका है, जिनका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। सस्पिशन, ये जो वर्ड होता है वो सस्पिशन से आता है। सस्पिशन का मतलब होता है जिस पर शक है। तो किसी पर आरोप लग रहा है कि ये क्रिमिनल है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जाके घर नष्ट कर देती है। तो वो लोग जो दे आर सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम, या वो लोग जो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, राजनीतिक विरोध। अब जैसे आपको याद होगा अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किसानों का आंदोलन चला था। ठीक है, उससे 1 साल पहले एक सिटीजनशिप को लेकर नागरिकता का कानून एक आया था भारत सरकार ने, उसके विरोध में बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे, दिल्ली में हुए थे, यूपी में हुए थे। तो वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी कि वो राजनीतिक आंदोलन है कि कुछ लोग जो सरकार के किसी कानून को गलत बता रहे हैं, वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। उसमें भी जो लोग भाग ले रहे थे उनके भी घर को डिमोलिश किया है यूपी गवर्नमेंट। तो अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो जो क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी कि राजनीतिक आंदोलनों में, उनके घरों को भी वो डिमोलिश कर रहे हैं। अब ये जो चीज है वो बहुत पॉपुलर है अमंग द सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है, और जो ये घर तोड़े जा रहे हैं, ये अभी ये चीज जो है वो बहुत लोकप्रिय है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। कौन से लोग, जो कि सपोर्टर्स, किसके सपोर्टर्स, बीजेपी के। तो जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो 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 वहां के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत पसंद आ रही है। क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं, लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, एडिटोरियल का कहना है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो रूटीन बन गया, ट्रेंड का मतलब वही फैशन में जो है, ये जो ट्रेंड बन गया है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यूपी में लॉलेसनेस,
यूपी में कानून का शासन नहीं है और अब ये एक सामाजिक बीमारी बन गई है। इट हैज बिकम अ सोशल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है, पैथोलॉजी का दो अर्थ है। पैथोलॉजी बेसिकली पैथोस से बनता है। पैथोस का मतलब होता है डिजीज, बीमारी। तो पैथोलॉजी का, मेडिकल साइंस में पैथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि बीमारी की पढ़ाई करना। यहाँ पर पैथोलॉजी का मतलब बीमारी है। तो ये कि सामाजिक बीमारी बन गई कि अगर कोई मुस्लिम क्रिमिनल है उसको मार रहे हैं तो लोग खुश हो रहे हैं, है ना। लेकिन कानून जो है उसके सामने हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को होना चाहिए। यही रूल ऑफ लॉ है। और अगर आप इसको लागू नहीं करते हैं, इसको ड्यू प्रोसेस नहीं करते हैं, तो आगे चलकर बहुत सारी कानूनी अव्यवस्था फैल जाएगी। एक एक प्रकार का कैओस पैदा हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था और इसमें राइट द मीनिंग्स, ये तो आपको मैंने मीनिंग्स बता दिया है। आपको भी सारे मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको क्लास में कराता था वैसे ही करना है। आपको ये मीनिंग्स लिखने हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है मैंने। ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ and once that is allowed to be short circuited, the result is chaos. अब इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, यही इस एडिटोरियल की मेन थीम है। ये एडिटोरियल आपको इसीलिए पढ़ाया गया है। यही, ये जो सेंटेंस है यही मेन है कि कानून प्रक्रिया का अगर आप पालन नहीं करते हो, उचित पालन नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट कैओस। कैओस मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी। जंगल जंगल का कानून लागू हो जाए, है ना, कि जो चाहे जिसको चाहे मार रहा है ना, तो वो कैओस होता है। तो इसका मतलब क्या, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देने हैं, है ना। एग्जाम्पल देकर भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आज का एडिटोरियल है। हर दिन मैं आपको ये एडिटोरियल पहले दूंगा, आधा एक घंटे पहले आपको एडिटोरियल मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो। क्योंकि घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, अतीक अहमद मारा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का जो पॉलिटिकल जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे के जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है और वही आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है? दो क्वेश्चन आए हैं। उज्जवल काड़ू ने बोला है कि कस्टोडियल डेथ, यस, कस्टोडियल डेथ इज ऑल्सो इलीगल। अगर कस्टोडियल डेथ का मतलब होता है कि पुलिस की हिरासत में मारा गया, तो यानी कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लेके गए और उसको मारा और उससे उसकी मौत हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कस्टोडियल डेथ। कस्टडी शब्द का अर्थ होता है पुलिस की हिरासत, कस्टडी, यानी कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है। मयूर का क्वेश्चन है कि वाई सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड प्ली। अब ये तो वाई का आंसर मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप तो पुलिस के कब्जे में हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं, आप पुलिस की कस्टडी में है तो आपको कोई डरना नहीं चाहिए। अब क्यों ऐसा बोला वो मेरे को नहीं पता। सेंसेशनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पूरे समाज को, पूरे लोगों में सनसनी फैला दे। सनसनी मतलब होता है कि सब लोग बोला अरे ये क्या हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा क्रिमिनल मारा जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अतीक अहमद का मर्डर होना वो एक सेंसेशनल न्यूज है ना, वो एक सनसनीखेज है, लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो सेंसेशनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जो बहुत लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जिसको लेकर, तो उसको हम बोलते हैं सेंसेशनल।
हाँ बादल जी बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना कि अ, जैसे कि अभी दो लोग को यूपी में मर्डर हुआ है। ठीक है, 3 लोगों ने उनका मर्डर किया गोली मार के। तो इसके पीछे की जिस इंसान की प्लानिंग होगी, वो ज्यादा जिम्मेदार है इस मर्डर के लिए कि जिसने भा, मर्डर भा, किया है? भाव भाव मैं पुलिस इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। बट ये बट सर मतलब सुनो 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 बादल जी, एडिटोरियल में पढ़ा रहा हूँ। आप ये आप समझो इस चीज को। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है एडिटोरियल में, वो मैं से पूछो, क्योंकि ये डिस्कशन डिबेट में बहुत टाइम जाने वाला है ना, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो इन दैट कि उसके पीछे कौन जिम्मेदार है क्या है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आपको एडिटोरियल में कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया वो पूछो। नो सर, ये मतलब सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन मतलब उसी के रिगार्डिंग एक चीज पूछनी थी। लॉ नहीं, लॉ एंड हाँ बोलिए बोलिए। लॉ लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो मुझे लगता है कि ये तो मोस्टली जो कास्ट एंड स्टेटस पे डिपेंड होता है ये। अगर तुम्हारी कास्ट और वो स्टेटस। भाव 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 मैं फिर वही है, मैं डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ये क्लास है, ये वो मतलब वो डिबेट का वो नहीं है प्लेटफॉर्म। नवल साहब, आपको कुछ पूछना है? चलिए। हाँ बोलो। सर जब कोर्ट ऑर्डर करती है एनकाउंटर का, तो क्या वो भी इनलीगल होता है क्या फिर? कोर्ट इनकाउंटर का कभी ऑर्डर नहीं करती है। कोर्ट जेल की सजा देती है या फांसी की सजा देती है। कोर्ट कभी नहीं बोलती है पुलिस वालों को कि गोली मारो। इनकाउंटर जो होता है वो कोर्ट के द्वारा नहीं होता। राहुल कुमार। हाँ हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इसमें एक दिया डेमोलिश ऑफ प्रॉपर्टीज, तो गवर्नमेंट के पास क्या ये राइट है कि वो शक के आधार पे किसी की प्रॉपर्टी नहीं, है वो ये डेमोलिश? राइट नहीं है उसके पास, क्योंकि देखिए वो क्या बोलते हैं, जब भी वो डिमोलिश करते हैं प्रॉपर्टी को तो वो क्या बोलते हैं कि ये इलीगल बनाई गई है। जी सर। ठीक है, तो वो ये मतलब वो ये कह के उसको डिमोलिश कर देते हैं, और उसके बाद आप कोर्ट केस करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। हालांकि गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सजा दे। सरकार सजा नहीं देती है, सजा देने का काम सिर्फ कोर्ट का होता है, ये याद रखिएगा। सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है, सरकार आप पे केस चला सकती है, सरकार आपको सजा नहीं दे सकती किसी भी प्रकार की। तो घर को डिमोलिश करना ये एक प्रकार का पनिशमेंट है। अब वो कर रहे हैं लेकिन वो न्यायोचित नहीं है। थैंक यू। हाँ, टू फेस द फोर्स ऑफ लॉ, सुनील कुमार ने पूछा है। टू फेस द फोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की ताकत का सामना करना। अब इस चीज को समझिए। अगर मैं अपराध करता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं और मुझे सजा मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे ना कानून ने अपना काम किया। आप यही बोलेंगे ना कि कानून ने अपना काम किया, कानून ने सजा दे दी। तो आप उसको अच्छा बोलोगे कि कानून ने आपको सजा दी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टू फेस द लॉ, यानी कि कानून का सामना करना। लेकिन अगर आप ये बोले कि मैंने बहुत सारे अपराध किए लेकिन हर बार मैं बच रहा हूँ, मुझे पुलिस पकड़ नहीं रही है, मेरे ऊपर अगर पुलिस पकड़ती भी है तो भी मैं बच निकलता हूँ, कोर्ट में मुझे सजा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो कानून का जो पावर है, जो 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 फोर्स ऑफ लॉ है, उसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उससे मैं बच के निकल रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं टू फेस द टू नॉट टू फेस द फोर्स ऑफ लॉ। सोशल पैथोलॉजी का मतलब होता है सामाजिक बीमारी। अब अगर आप किसी धर्म और जाति को लेकर बहुत घृणा करते हैं, किसी जाति से या किसी धर्म से बहुत घृणा करते हैं जो कि आपका नहीं है, और उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ मार दिया, वो मुस्लिम था, अच्छा हुआ मार दिया वो क्रिश्चियन था, अच्छा हुआ मार दिया वो कुछ कोई दूसरे धर्म का था या जाति का था, उसको लेकर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं।
उसको लेकर लोग खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। जब आपकी जाति का क्रिमिनल मरता है तो आप कुछ नहीं बोलते, तब आप बोलते हो अरे रे तो बहुत गलत। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का सामाजिक बीमारी है, इट्स अ सोशल पैथोलॉजी, कि हमारा समाज जो है वो बीमार है, लोग बीमार हैं, ठीक है। ये हुआ। सर रूल ऑफ प्रोसेस नहीं हुआ तो कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अभी कोर्ट अगर चाहे तो इस पूरी घटना की जांच कर सकता है। बाय द वे वो जितने भी 20 पुलिस वाले थे वो सब गिरफ्तार हो गए हैं, शायद कस्टडी में हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, कोर्ट इसको इस पर केस कर सकती है, एक्शन ले सकती है। ठीक, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जब आप कोई अपराध करते हैं बिना किसी पछतावे के, ठीक है। जब आप बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपराध करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टू डू क्राइम इन कोल्ड ब्लड। भाई अभी बहुत कुछ सारी मीनिंग्स नहीं बताऊंगा मैं, ये सब बता चुका था मैं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मैंने पहले ही बताया था, बार बार रिपीट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैं ये रिकॉर्डेड रहेगा, आप वो देख लीजिएगा। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं गूगल नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप तो आप पूछेंगे और मैं बताता जाऊंगा। आपको अपने पैर पे भी खड़ा होना है, ठीक है। मेरा काम आपको जो आइडियाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर करना। सिंपल वर्ड मीनिंग मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बाकी समय आपको खुद उसको गूगल करना है। जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करिए और गूगल करिए, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है? राहुल कुमार, आपने हैंड रेज किया था जी? जी सर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। हो गया, ठीक जी है। सर। अभी प्लीज इसको हर दिन पढ़िएगा, एडिटोरियल को, जैसे आप पहले पढ़ते थे, जैसे क्लास में पढ़ते थे, वो प्रैक्टिस मत छोड़िए, ठीक है। मैं अभी हर दिन पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट आपको, तो वो प्रैक्टिस मत छोड़िए और वर्ड मीनिंग लिखते जाइए, ठीक है। प्लीज वर्ड मीनिंग, हर जो भी वर्ड है आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका डेली का डेली, जैसे आप पहले करते थे क्लास में, वैसे करिए, ठीक है। और कुछ और हो तो मुझसे पूछिएगा। और रूटीन बनाइए, रूटीन मत तोड़िएगा। मैं मैथ्स का भी आजकल मैं शुरू करूंगा, मोस्ट पब्लिक आज तो नहीं करूंगा, कल से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टैब नहीं है वो वाला मैथ्स लिखने वाला। तो वो मैं आज करता हूँ इंतजाम, कल से मैं मैथ चालू करूंगा। और वो जो मैथ की जो बुक मैंने दी थी लास्ट में, उससे शुरू करूंगा मैं। तो वो जो कौन सी देव की बुक थी वो, जिसका जिरोक्स मैंने आप लोगों को दिया था, उससे शुरू करूंगा। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ बना के देखूंगा, भेजता भी रहूंगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मान लीजिए आपने बुक नहीं लिया था, तो वो पीडीएफ से आप कर सकते हैं। क्लास का टाइम अभी निश्चित नहीं है, ठीक है। अभी मैं देखूंगा एक दो दिन कैसे है, क्या शेड्यूल है ना, मेरे दूसरे काम कैसे हैं। लेकिन मॉर्निंग्स में ही रहेगा, इवनिंग में नहीं रहेगा क्लास, इतना तय है। अब वो 11 बजे शुरू करूंगा, 9 बजे शुरू करूंगा, ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा एक दो दिन में। मेरे बाकी दूसरे काम देख के फिर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मॉर्निंग में ही रहेगा। 8 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन में, ठीक है। चलिए।